Hello students, welcome back in HOT 221 Production Technology for Fruits and Plantation Crops, Lecture 14, Grapes Part 1st. In this lecture, I will cover important points for competitive point of view, then discuss on production technology like soil, climate, varieties, propagation, special techniques to improve berry size, harvesting, and in second part, that is another video, discuss on training pruning, insect pest and diseases and physiological disorders. Let's start this topic. ग्रेप्स जिसको हिंदी में अपने अंगूर कह देते हैं, ठीक है। एक और अपने पढ़ा था इस बार फसलों के अंदर ग्रेप फ्रूट, वो एक सिट्रस की स्पीसीज थी, ठीक है। ये है ग्रेप्स जिसको अपने अंगूर कहते हैं। तो बॉटनिकल नेम इसका विटस वाइनिफेरा, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो विटस वाइनिफेरा है और फैमिली इसकी विटेसी है, ठीक है। ओरिजिन आर्मेनिया, जो इसकी उत्पत्ति है वो आर्मेनिया है, ठीक है। यानी कि ब्लैक टू कैस्पियन सी इन यूएसएसआर, जो यूएसएसआर के ब्लैक से लेके कैस्पियन सी तक का जो क्षेत्र है आर्मेनिया, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर इसके 2n38 होते हैं, मतलब जो इसके डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 38 यानी कि 38 होते हैं। फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है, ठीक है। मल्टी सीडेड बेरी होता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस इसका पेनिकल होता है, ये एक साइमोस का ही प्रकार है। साइमोस के अंदर काफ़ी टाइप आ जाते हैं, तो पेनिकल है। और पेनिकल आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो धान का भी होता है। एडिबल पार्ट पेरिकार्प्स और प्लेसेंटे होता है, इसका जो खाने वाला भाग होता है, अपने पेरिकार्प और प्लेसेंटे इसका खाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। विटिकल्चर कई बार पूछा जाता है टर्म की विटिकल्चर क्या होता है। तो विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती करना, उसको विटिकल्चर जहाँ, ठीक है, विटिकल्चर कहते हैं। ग्रेप्स आर नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट, जो अंगूर होता है वो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होता है, मतलब इसको पकने के बाद ही तोड़ा जाता है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसके बाद नहीं बढ़ती, तोड़ने के बाद नहीं बढ़ती, ठीक है, भंडारित नहीं होती इसके अंदर, तो ये बढ़ती नहीं है। तो ये चीज़ है ध्यान रखने वाली कि अंगूर जब पूरी तरह से पक जाते हैं तब तोड़े जाते हैं, यानी कि नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं, आम क्लाइमेट्रिक होता है, ठीक है। मस्कट फ्लेवर, जो इसकी अंगूर की एक स्पेशल खुशबू होती है मस्कट फ्लेवर, वो मिथाइल एंथ्रेनिएट के कारण होती है, ठीक है, एंथ्रेनिलेट के कारण होती है इसकी। इसके अलावा विटस रोटंडीफोलिया जो मोनोसियस होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड। मोनोसियस समझते होगे, मैंने पहले भी कई बार बताया। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, एक ही पौधे पे पाए जाते हैं पर दोनों अलग अलग होते हैं। अंगूर के अंदर पिस्टिलेट फ्लावर भी होते हैं और स्टेमिनेट फ्लावर भी होते हैं, और कुछ वैरायटियाँ इसकी डायोसियस भी होती हैं। जैसे ये मोनोसियस है ना, तो इसकी जो मस्केडीन ग्रेप्स होता है वो डायोसियस के अंदर भी आ जाता है। डायोसियस मतलब मेल प्लांट ही अलग मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, एक फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है वो फीमेल प्लांट ही अलग। डायोसियस कंडीशन भी कई किस्मों इसकी स्पीसीज के अंदर, प्रजातियों के अंदर पाई जाती है। तो जो विटस रोटंडीफोलिया है वो मोनोसियस होती है, ठीक है, जहाँ इसको कह लो कि क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। और वैसे ज़्यादातर जो इसकी कॉमन वैरायटियाँ हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, यानी कि क्लिस्टोगैमी पाया जाता है उसमें। मोस्ट ग्रेप वैरायटीज आर सेल्फ पॉलिनेटेड। क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी समझते होगे, जैसे अपने व्हीट के अंदर पाया जाता है, तब तक फ्लावर ओपन नहीं होता जब तक कि उसका पोलिनेशन नहीं हो जाता, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड पोलिनेशन को ये प्रमोट करती है, बढ़ाती है। The cleptra is a cap-like structure present in grapes that is formed as a result of the union of sepals and petals। और इसमें एक क्लेप्ट्रा स्ट्रक्चर बने, जैसे इमेज में दिखाई दे रही होगी आपको, एक साइड जो पिक्चर है उसमें दिखाई दे रही होगी जिसको क्लेप्ट्रा लिखा हुआ है। क्लेप्ट्रा एक जो पेटल्स और सेपल्स या पेटल्स का जो यूनियन, दोनों मिलकर एक क्लेप्ट्रा का जहाँ एक कैप जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर निर्माण करते हैं। सेपल्स पेटल्स समझते होगे, दल और ब्रादल, ठीक है, दोनों मिलकर एक कैप जैसी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जो फूल के ऊपर अपने आप ही उठ जाती है। मतलब जब फूल खिलता है उसके बाद उसमें अकेले एंथर्स और जो उसकी वृत्तिका होती है वही रह जाती है, और जो उसके पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं वो हट जाते हैं, वो कैप की तरह ऊपर आ जाते हैं और हट जाते हैं बाद में। इसका फ्लावर इस तरीके से ओपन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है देयर आर पिस्टिलेट वैरायटीज क्रॉस पोलिनेटेड सच एज हूर, भंगूर, अभ्याड, कटे, कुरघन। मतलब इसकी कुछ पिस्टिलेटेड वैरायटियाँ भी हैं, मतलब क्रॉस पोलिनेटेड किस्में भी हैं, जैसे हूर है, ठीक है, इसके अलावा भंगूल है, या फिर इसके अलावा अब्याड किस्म है इसकी, ठीक है, या फिर कट्टे कुरगन भी किस्म इसकी पिस्टिलेट वैरायटी है जो कि क्रॉस पोलिनेटेड होती है। द फ्लावर्स ऑफ ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर। जो अंगूर के फूल होते हैं वो गुच्छे में लगते हैं, ठीक है, गुच्छे में आते हैं फूल अंगूर के। दे आर परफेक्ट, पिस्टिलेट और स्टेमिनेट, जो कि जहाँ तो पूर्ण होते हैं, परफेक्ट से मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब जिसमें दोनों ऑर्गन जैसे पिछली पिक्चर में दिखाई दे रहे थे, ठीक है, दोनों ऑर्गन एक साथ ही पाए जाते हैं। जहाँ फिर स्टेमिनेट होते हैं जैसे पहली पिक्चर में इधर दिखाई दे रहे हैं सामने, ठीक है, जिसमें अकेले एंथर्स होते हैं, मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। जहाँ फिर वो पिस्टिलेट होते हैं, पिस्टिलेट मतलब उसमें अकेली वृत्तिका होगी। ये कंडीशन दोनों ज़्यादातर जो मोनोसियस टाइप की या डायोसियस किस्में होती है उनमें पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा परलाइट, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, डिलाइट एंड थॉमसन सीडलेस in which fertilization take place but after some time the embryo is aborted. This condition is known as stenospermocarpy. परलेट और ब्यूटी सीडलेस या फिर पूसा सीडलेस, डिलाइट और थॉमसन सीडलेस किस्मों के अंदर एक की फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब पोलिनेशन होने के बाद जो बीजांड होता है वो फर्टिलाइज भी हो जाता है, ठीक है, बीजांड तक वो जो स्पर्म्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं और पोलिनेशन वाली प्रोसेस हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, बीज बनना स्टार्ट हो जाता है, पर बीच में वो अबॉर्शन हो जाता है उसका एकदम से, जिसके कारण जिसे वैसे कह दो कि उसे स्टेनोस्पर्मोकार्पी कहते हैं, एक टाइप की पार्थेनोकार्पी है जो सीडलेसनेस को प्रमोट करती है, मतलब उसमें बीज नहीं बनते इसके कारण। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी ज़्यादातर परलेट, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, डिलाइट और थॉमसन सीडलेस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। ये किस्में हैं जिनमें स्टेनोस्पर्मोकार्पी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, टाइप की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। इसके अलावा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी भी ग्रेप्स की कुछ किस्मों में पाई जाती है। पोलिनेशन प्रोवाइड स्टिमुलेशन टू द बेरी सेट प्रेजेंस इन ब्लैक कोरियंथ वैरायटी। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी से मतलब होता है पोलिनेशन जो होता है, परागण होता है, वो उसकी उत्तेजना जो बेरी सेट होती है, फल सेट होना स्टार्ट होते हैं, उसको उत्तेजित कर देता है, मतलब उसको उत्तेजित करता है जो पोलिनेशन होता है, परागण। और ये ज़्यादातर ब्लैक कोरियंथ वैरायटी के अंदर देखने को मिलती है, इस टाइप की पार्थेनोकार्पी, मतलब दो टाइप की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, याद रखना। अब स्टेनोस्पर्मोकार्पी होगी जिसके कारण भी बीज नहीं बनते, एक स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी भी होती है जो ब्लैक कोरियंथ वैरायटी के अंदर पाई जाती है। ग्रेप्स आर सेड टू हैव बीन बॉट फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान इन 13 AD, या फिर आप ये कह सकते हो ब्रॉड की जगह इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। ग्रेप्स की जो वैरायटियां हैं, यानी कि ग्रेप्स इंडिया के अंदर जो वो ईरान और अफगानिस्तान से 1300 ईस्वी के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। अफगानिस्तान और ईरान से ये इंडिया के अंदर इसको लाया गया था, उगाया गया था, कहने का मतलब ये इंडिया का नहीं है पहले। फिर है मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन महाराष्ट्र, जो ग्रेप्स का ज़्यादातर क्षेत्र है और ज़्यादा प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र के अंदर होता है। और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज़ इटली, और सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करता है विश्व के अंदर अंगूर वो इटली है, इटली के अंदर सबसे ज़्यादा अंगूर पैदा होते हैं। द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेप इन इंडिया 16.92 टन पर हेक्टर इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जो भारत की अंगूर की उत्पादकता है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है, जो कि 16.92 टन पर हेक्टर है, ठीक है। अक्टूबर इज़ द आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग, और अक्टूबर जो है इसका प्लांटिंग के लिए उपयुक्त समय होता है, मतलब अक्टूबर के अंदर ग्रेप्स की प्लांटिंग की जाती है, रोपण किया जाता है मेन फील्ड के अंदर, खेत के अंदर। फ्लोवर बड डिफ्रेंशिएशन अकर इन मार्च अप्रैल। फ्लोवर बड डिफ्रेंशिएशन यानी कि जो फूल वाली कलियां बनती हैं वो मार्च अप्रैल में बनना शुरू होती हैं, वो कलियों का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, मार्च अप्रैल के अंदर। द स्किन ऑफ द ग्रेप वेरीज इज कवर्ड विद ए वैक्स लाइक लेयर कॉल्ड क्यूटिन। अंगूर तुमने देखा होगा जो ब्लैक वैरायटीज होती हैं ज़्यादातर उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक वाइट कलर की एक लेयर, जैसे इसमें आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं अंगूर वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये लगे हुए हैं, तो इन पे एक जो वाइट कलर की ये लेयर आती है, जब पक जाता है अंगूर तब इस पे ऊपर एक वैक्स लाइक लेयर बन जाती है, पतली सी लेयर बन जाती है, पाउडर सा दिखाई देता है ऊपर अंगूरों के।
तो उसको क्यूटीन कहलाते हैं, मतलब उसको क्यूटीन कहा जाता है। इसके अलावा प्रूनिंग नॉर्थ इंडिया के अंदर वंस एक बार की जाती है विंटर सीजन के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर, मतलब जब पौधा डोरमेंट होता है। और साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर ट्वाइस, 2 बार करते हैं। एक तो अप्रैल के अंदर, दूसरी अक्टूबर के अंदर। अप्रैल के अंदर बैक और फाउंडेशन प्रूनिंग की जाती है। बैक से मतलब है हैवी प्रूनिंग करते हैं, एक तरीके से ये कह लो। जब प्रूनिंग पढ़ाऊंगा मैं और ज़्यादा बता दूंगा। बैक और फाउंडेशन से होता है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रून किया जाता है, लंबाई नीचे तक, गहराई तक, ठीक है। और फ्रूट और फॉरवर्ड प्रूनिंग से मतलब है उसकी हल्की प्रूनिंग करते हैं उस समय, ठीक है, कि अपने फ्रूटिंग आगे आनी है। उसके बाद प्रूनिंग इंटेंसिटी लोएस्ट, जिसको अपने स्पर प्रून्ड भी कह देते हैं, स्पर प्रूनिंग भी कह देते हैं। यानी कि इंटेंसिटी लोएस्ट से मतलब है कि हल्की प्रूनिंग करना, यानी कि 3 से 4 कलियां जो हैं उनको काटना ऊपर वाली को। इन बेंगलोर ब्लू, भोकरी, इसके अलावा ब्यूटी सीडलेस, डिलाइट और परलाइट के अंदर इंटेंसिटी लोएस्ट रखी जाती है, 3 से 4 कलियों तक की रखी जाती है लोएस्ट इंटेंसिटी। इसको स्पर्ट प्रूनिंग भी बोल देते हैं, स्पर्ट टाइप प्रूनिंग, क्योंकि इसको 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है कि भाई इंटेंसिटी लोएस्ट किसके अंदर रखी जाती है, किस्म के अंदर, ठीक है भाई, 3 से 4 बर्ड तक किस्में की जाती है। इसको स्पर प्रून्ड भी कह देते हैं। अब स्पर और केन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जब प्रूनिंग पढ़ाऊंगा, स्पर क्या होते हैं और केन क्या होते हैं। केन मैं वैसे बता दूं, एक राइपन मैच्योर ब्रांच होती है जो पिछले साल की होती है, और स्पर होती है जो टुकड़ा बच जाता है प्रूनिंग के बाद, उसको स्पर कहते हैं। और भी इसमें से टर्म्स होती हैं, ट्रंक, और वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। प्रूनिंग इंटेंसिटी हाईएस्ट, जिसको आप केन प्रून भी कह सकते हो, केन प्रूनिंग मतलब केन तक उसकी प्रूनिंग करना, यानी कि 10 से 14 बर्ड तक उसकी प्रूनिंग करना। इन थॉमसन सीडलेस, गुलाबी, पूसा सीडलेस, इसके अलावा किशमिश चोरनी के अंदर ये प्रूनिंग की जाती है, इंटेंसिटी हाईएस्ट रखी जाती है। बोवर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इज मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया। बोवर सिस्टम है जो ट्रेनिंग का, पंडाल विधि कहते हो जिसको आप, वो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक। उसके अलावा द हाईएस्ट एवरेज वंच वेट प्लस बेरी वेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बोवर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। जो एवरेज बंच वेट होता है, मतलब जो बंच का एवरेज एक औसत वजन, और साथ में बेरी का भी औसत वजन ज़्यादा बोवर सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, मतलब अच्छा देखने को मिलता है आपको। फॉर ए थॉमसन सीडलेस ए डिस्टेंस ऑफ 1.8 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर इज आइडियल फॉर ए बोवर सिस्टम। थॉमसन सीडलेस को अगर अपने ग्रो करना है तो उसके लिए लगभग 1.8 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पे, स्पेस पे प्लांटिंग की जाती है। अगर अपने उसमें बोवर सिस्टम से प्लांटिंग करनी है तो इसके लिए ये स्पेसिंग रखी जाती है, ठीक है। फॉर थॉमसन सीडलेस के लिए ए डिस्टेंस ऑफ 1.8 इंटू 3.0 मीटर स्क्वायर इज आइडियल फॉर ए वाइड ट्रेलिस सिस्टम। अगर इसी किस्म को थॉमसन सीडलेस, क्योंकि थॉमसन सीडलेस का क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जगह पे जो किस्म उगाई जाती है वो थॉमसन सीडलेस और इसके क्लोन है, ठीक है। लगभग 55% इंडिया के अंदर यही किस्म उगाई जाती है, थॉमसन सीडलेस। तो ज़्यादातर एरिया इसी के अंदर है। तो इसके अंदर बोवर सिस्टम भी अडॉप्ट किया जाता है, वाइड ट्रेली सिस्टम भी किया जाता है, टेलीफोन भी किया जाता है, और भी जितने भी हेड सिस्टम सारे अडॉप्ट किए जाते हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में। ज़्यादातर बोवर सिस्टम होता है जो सबसे आइडियल है। तो वाइड ट्रेली सिस्टम के अंदर जो डिस्टेंस रखते हैं इसी थॉमसन सीडलेस के लिए, वो है 1.8 इंटू 3 मीटर स्क्वायर का, मतलब पौधे से पौधे की दूरी, फिर रो टू रो दूरी, इतनी रखी जाती है। स्टेम ग्रिडलिंग, रिमूवल ऑफ रिंग शेप्ड बार्क अप टू 5 mm वाइड एट द स्टेज ऑफ फुल ब्लूम। स्टेम ग्रिडलिंग क्या होती है? ग्रेप्स के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है ऑपरेशन। इसमें रिंग के आकार की शाल को, जो तना होता है या शाखाएं होती हैं, उनमें से 5 mm, ठीक है, 5 मिलीमीटर, जहाँ कह लो कि इतनी चौड़ी एक रिंग के आकार की छाल को उतार देते हैं उसके तने से, जिससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक्युमुलेशन बेरीज के अंदर बढ़ जाता है, मतलब उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है बेरीज के अंदर, ठीक है। तो स्टेम ग्रिडलिंग की जाती है। जैसे अपने कहते हैं ना कि एयर लेयरिंग के लिए अपने चीरा लगाते हैं, सेम स्टेम ग्रिडलिंग इसके अंदर की जाती है। बस इसमें ये है कि अपने को कोई एयर लेयरिंग प्रोपोगेशन तो करनी नहीं, बस उसमें से शाल उतार के रख देते हैं। जब पूरी तरह से फुल तरीके से ब्लूम आ रही होती है, पूरे तरह से उसमें फ्लावरिंग चल रही होती है, फ्रूट सेट हो जाते हैं, तब करते हैं ये।
उसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स, CCC यानी कि साइकोसेल फॉर सप्रेसिंग विगर ऑफ वाइन एंड इंक्रीज फ्रूटफुलनेस ऑफ बड। जो साइकोसेल है, ये जो वाइन वैसे तो ग्रोथ रिटार्डेंट है, याद रखना, साइकोसेल MH ये दोनों। तो CC जो है साइकोसेल एक ग्रोथ रिटार्डेंट है, इसको अगर अपने छिड़काव करते हैं तो ये क्या करता है कि जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ओज होती है पौधे की, उसको स्प्रेस कर देता है, उसको कम कर देता है, बढ़ने नहीं देता उसके बाद। और इससे क्या होता है, इंक्रीज फ्रूटफुलनेस ऑफ बड। इससे क्या होता है कि फ्रूटफुलनेस बढ़ जाती है, मतलब जो कलियां होती हैं उनमें फ्रूट ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाते हैं, फलन ज़्यादा होता है इससे। ठीक है, इसका अगर छिड़काव करते हैं तो साइकोसेल का। इसके अलावा GA3 फॉर इंक्रीजिंग बेरी साइज, और जो जिब्रेलिक एसिड है ये बेरी साइज को इंक्रीज करने के लिए, मतलब जो अंगूर लगे हुए रहते हैं गुच्छे के अंदर, उनके साइज को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है GA3 को। इसके अलावा HCN टू हास्टन बड ब्रेक एट विंटर प्रूनिंग। जो बड ब्रेक होता है, ब्रेक का टाइम रहता है बड कलियों के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है विंटर प्रूनिंग के अंदर। जो सर्दी के अंदर प्रूनिंग करते हैं डोरमेंट सीजन के अंदर, उसमें बर्ड ब्रेक को थोड़ा और टाइम तक लंबा करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा नैप्थलिक एसिटिक एसिड 50 ppm टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। और जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो उसके फल गुच्छे में से टूटने लग जाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए नैप्थलिक एसिटिक एसिड का भी छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैलिक हाइड्राजाइड फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी, और मेल स्टेरिलिटी पैदा करने के लिए, ठीक है, मेल को स्टराइल करने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है रेजिन्स ड्यूरिंग रेंस ड्यूरिंग राइपनिंग कॉज बेरी क्रैकिंग एंड रोटिंग। राइपनिंग के समय, पकते समय अगर बरसात आती है जिसके कारण बेरी क्रैक हो जाती हैं, फट जाती हैं और वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं। अंगूर के अंदर जब अपने पकने वाला टाइम होता है उस समय अगर बरसात आती है तो फ्रूट फटने स्टार्ट हो जाते हैं और गलने स्टार्ट हो जाते हैं। Fe डेफिशिएंसी 55% एरिया इज मोर वेरी कॉमन इन ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल के 55% एरिया के अंदर Fe डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। Fe मतलब आयरन की। इसके अलावा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी यूनिवर्सल है, याद रखना, Mg जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी भी यूनिवर्सल होती है। ग्रेप्स के अंदर ज़्यादातर जहाँ भी इसकी कल्टीवेशन होती है वहाँ डेफिशिएंसी रहती है। पिंक बेरी फॉर्मेशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन थॉमसन सीडलेस एंड इट्स क्लोन। पिंक बेरी फॉर्मेशन से मतलब है कि जो अंगूर होते हैं कभी कभी क्या रेड सी ग्रीन वाली वैरायटीज़ के अंदर ज़्यादातर वो रेड पिंक से कलर के शो होने स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पिंक से ग्रीन वाले, वो ज़्यादातर थॉमसन सीडलेस और इसके क्लोन के अंदर दिखाई देती है ये समस्या। पिंक पिगमेंट डेवलपमेंट इन ग्रीन ग्रेप्स if the diurnal difference are more than 20 degrees Celsius during ripening। पिगमेंट जो पिंक पिगमेंट फॉर्मेशन होता है अंगूर के अंदर, ठीक है, पिंक कलर दिखाई देने लग जाता है अंगूर के अंदर, जैसे मैं पिंक बेरी फॉर्मेशन कहा था, वो ज़्यादातर क्या होता है कि जब एक ही दिन के अंदर का तापमान में वेरिएशन 20 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, मतलब तापमान कहीं 10 डिग्री है एकदम से नीचे चला गया, 10 से एकदम से 30 डिग्री पे चला जाए, 20 डिग्री का लगभग डिफरेंस हो जाए, तो ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलती है। एकदम से टेम्परेचर के अंदर जब बदलाव होता है तो ये समस्या देखने को मिलती है चेंज के कारण। ठीक है, जहाँ तो वो बढ़ जाए, जहाँ कम हो जाए, एकदम से कम हो जाए, जहाँ एकदम से फिर बढ़ जाए, उसी दिन के अंदर तापमान के अंदर इतना ज़्यादा अंतर होता है। तो ग्रेप गार्ड क्राफ्ट पेपर कोटेड विद KMS एंड प्लास्टिक पॉलीमर। ग्रेप गार्ड होता है कि अंगूर को कवर करने के लिए, पक्षियों से या इनसे बचाने के लिए उसको कवर करते हैं फ्रूट को, गुच्छों को। तो इसके अंदर जहाँ तो क्राफ्ट पेपर का यूज़ किया जाता है जिसमें पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड से वो कोटेड होता है, मतलब उसमें जो क्राफ्ट पेपर है उसके अंदर एक लेयर लगी रहती है, पोटेशियम मेटावाइसल्फेट की चढ़ी रहती है, उससे उन अंगूर के गुच्छों को कवर किया जाता है। जहाँ फिर प्लास्टिक पॉलीमर के जो कवर होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ग्रेप को कवर करने के लिए। इसके अलावा डिलाइट एंड परलाइट वैरायटीज़ वर इवोल्व बाय HD Olmo, डॉक्टर नहीं, HD Olmo। जो डिलाइट और परलाइट वैरायटी है इसकी, वो HD Olmo ने डेवलप की थी। याद रखना, ग्रेप्स की काफ़ी फेमस किस्में हैं ये दोनों, और ये HD Olmo एक ग्रेप ब्रीडर है। याद रखना, ग्रेप्स के अंदर ज़्यादातर या किस्में डेवलप करने के अंदर इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। डॉक्टर मैं गलती से बोल देता हूँ, HD Olmo,
ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, ज़्यादातर जो सीडलेसनेस होती है किस्मों के अंदर, ब्रीडिंग के अंदर अपने नई किस्में तैयार करते हैं, तो क्वीन ऑफ वाइन यार्ड एक किस्म है अंगूर की, क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, और इसके अलावा पूसा सीडलेस, ये दो किस्मों को ज़्यादातर मेल पेरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है जब अपने किसी किस्म के अंदर सीडलेसनेस पैदा करनी हो। नई किस्म तैयार कर रहे हैं, उसमें सीडलेसनेस पैदा करनी है, मतलब उसमें बीज ना बने, बीज रहित हो, तो उसमें ज़्यादातर क्वीन ऑफ वाइनयार्ड और एक या फिर थॉमसन सीडलेस को मेल पेरेंट के रूप में लिया जाता है। ठीक है, नर पेरेंट पैतृक के रूप में उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा रूट स्टॉक्स, ठीक है, रूट स्टॉक समझते होंगे, मूल ग्रंथ जिसको अपने कह देते हैं। जब अपने बडिंग करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं तो नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो रूट स्टॉक कहलाता है। इसमें रूट स्टॉक, 4 रूट स्टॉक कॉमनली यूज किए जाते हैं। एक तो डोगरेडजी, ठीक है, डोगरेडजी रेजिस्टेंट टू नेमेटोड, सॉल्ट एंड फाइलोजेरा। फाइलोजेरा एक इंसेक्ट है, रेजिस्टेंट होता है नेमेटोड से भी, ठीक है, नेमेटोड भी समस्या भी नहीं आती इसमें, और ये लवणीय मिट्टी होती है उसको भी सहन कर लेता है, और फाइलोजेरा इंसेक्ट है उससे भी इसका बचाव हो जाता है। इसके अलावा 1613, ठीक है, ये रेजिस्टेंट टू नेमेटोड और फाइलोजेरा, और ये भी नेमेटोड से और फाइलोजेरा इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है, प्रतिरोधी होता है। इसके अलावा साल्ट क्रैक, ये रेजिस्टेंट टू नेमेटोड एंड साल्ट, और जो साल्ट क्रैक है ये साल्ट जो लवणीयता होती है उससे और नेमेटोड से रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा टेम्पल, ठीक है, टेम्पल भी याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं, और जब अपने कोई कम्पिटिटिव देने जाते हैं कि डोगर्जी या फिर अंगूर का ऐसा रूट स्टॉक बताओ जो पाइसी डिजीज से रेजिस्टेंट है, या नेमेटोड या साल्ट रेजिस्टेंट है, तो तब अपने ये चीज़ें याद आती हैं। या फिर ये पूछते हैं कि अंगूर का रूट स्टॉक बताओ, उसमें से 4-5 ऑप्शन दे देंगे, वो उसमें से कुछ अंगूर के होंगे, कुछ उसमें एक अंगूर का होगा और 4-5 किसी और चीज़ के होंगे, किसी और फल के होंगे। तो ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं कि भाई ये चीज़ पूछी जाती है कि डोगर्जी किसका है और क्या क्या इसकी खासियत है, 1613 किसका है, या फिर साल्ट क्रेक किसका है। टेम्पल जो है, टेम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। टेम्पल है रेजिस्टेंट टू पेयरसी डिजीज़, पेयरसी डिजीज़ है उससे रेजिस्टेंट होता है टेम्पल, जो इसका रूट स्टॉक है, टेम्पल नाम ही है इसका, ठीक है। इसके अलावा वैरायटीज़, अबाउट देयर आर अबाउट 8000 नॉन वैरायटीज़ ऑफ ग्रेप इन द वर्ल्ड, लगभग 8000 किस्में हैं जो अंगूर की विश्व के अंदर जानी जाती हैं। इसमें से थॉमसन सीडलेस इज ऑक्यूपाइड 55% एरिया विद इट्स क्लोन, जो थॉमसन सीडलेस है ये लगभग 55% एरिया के साथ, इसके क्लोन के साथ, ये कह लो कि इसके क्लोन और ये थॉमसन सीडलेस 55% क्षेत्र पे उगाई जाती हैं, या इनका है। इसका TSS 22 से 24 डिग्री ब्रिक्स होता है, जहाँ 24% होता है कह लो, ठीक है, 22 से 24% के आसपास इस किस्म के अंदर टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है। इसके अलावा जूस कंटेंट इसका 69% होता है, इसमें जूस 69% जूस होता है। इसके अलावा कलर्ड सीडेड, कलर्ड सीडेड से मतलब है जो कलर वाली किस्में हैं, जैसे कोई गुलाबी रंग की है, कोई ब्लू कलर की है, जो ब्लैक कलर की है, वो किस्में, ठीक है। कलर्ड सीडेड जो किस्में हैं उसमें बेंगलोर ब्लू, गुलाबी जिसको मस्कट भी बोल देते हैं, इसके अलावा किशमिश चोरनी, ये कलर्ड होती हैं और इनमें बीज भी होती हैं, कलर भी होती हैं और बीज वाली होती हैं। इसके अलावा कलर्ड सीडलेस, जिनमें बीज नहीं होते हैं और रंगीन होती हैं किस्में, मतलब उनमें कोई ना कोई कलर है, जैसे ब्यूटी सीडलेस है, शरद सीडलेस है, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी वाइट किस्में हैं, वाइट और सीडेड हैं, जिनमें बीज भी है और वाइट कलर की, मतलब नॉर्मल वाइट से मतलब नॉर्मल इसका ग्रीन कलर जो है किस्म का, ठीक है, वो है अनाबेशाई और दिलकुश, ठीक है, ये 2 किस्में हैं। इसके अलावा वाइट सीडलेस किस्में, जिन ऐसी किस्में जो वाइट कलर की होती हैं और बीज नहीं होता, यानी कि ग्रीन कलर की होती हैं, उनमें बीज नहीं होता। इसमें परलेट, पूसा सीडलेस, ताश ए गणेश, सोनाका, मानिक मानिक चमन, सॉरी मोनिक चमन, मानिक चमन है, वैसे मोनिक लिखा हुआ है, मानिक चमन, ठीक है। इसके अलावा लेट मैच्योरिंग वैरायटी भी है ग्रेप की, जो लेट मैच्योर होती है, अर्का कंचन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी किस्में हैं, जैसे किशमिश, ब्लैक प्रिंस, डिलाइट, फोस्टर सीडलेस, इसके अलावा चैंपियन, ब्लैक हम्बर्ग, ये इसकी और किस्म। नेक्स्ट है इसके क्लोन, जो क्लोन से मतलब है कुछ किस्मों से निकली हुई वैसी ही किस्में उसकी, ठीक है, जिसके पैतृक होते हैं वैसे। जैसे क्लोन के अंदर क्लोन ऑफ थॉमसन सीडलेस के, जो थॉमसन सीडलेस से निकले हुए इसके क्लोन हैं, जैसे पूसा सीडलेस है, ताश ए गणेश है,
मानिक चारम है, सोनाका, ये सारे के सारे थॉमसन सीडलेस से निकले हुए हैं, ठीक है, के ही क्लोन है। इसके अलावा दिलखुश है, ये क्लोन ऑफ अनाबे शाही, अनाबे शाही का क्लोन है दिलखुश, ठीक है, दिलखुश अनाबे शाही से निकली हुई किस्म है। इसके अलावा राव साहेबी, ये क्लोन ऑफ चीमा साहेबी, यानी कि जो राव साहेबी है वो चीमा साहेबी का क्लोन है। इसके अलावा चीमा साहेबी जो किस्म है वो क्लोन ऑफ पंडारी साहेबी, जो कि पंडारी साहेबी का क्लोन है। इसके अलावा शरद सीडलेस, वो किस्मिस चोरनी का क्लोन है, ठीक है, किस्मिस चोरनी का। नेक्स्ट है हाइब्रिड किस्म है इसकी, इसमें अर्कावती जो कि ब्लैक चंपा इनटू थॉमसन सीडलेस की क्रॉस है, और गुड फॉर रेजिन्स, जो कि अंगूर के से जो किशमिश बनाने के लिए उत्तम किस्म है। इसके अलावा अर्का नीलमानी है, ब्लैक चंपा इनटू थॉमसन सीडलेस का क्रॉस है, और ये भी अच्छी है रेड वाइन बनाने के लिए, ठीक है, अल्कोहलिक बेवरेज रेड वाइन बनाने के लिए अच्छी है। अर्का हंस, ये बेंगलोर ब्लू और अनावे शाही का क्रॉस है, और गुड फॉर वाइट वाइन, और अगर वाइट वाइन बनानी है, ठीक है, इसका कलर ये ग्रीन होता है इसलिए इससे वाइट वाइन बनाने के लिए सुटेबल होती है। अर्का तृष्णा, ठीक है, बेंगलोर ब्लू और कॉन्वेंट लार्ज ब्लैक का क्रॉस है, गुड फॉर वाइन, ये भी वाइन के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा अर्का कृष्णा, ब्लैक चंपा इनटू क्वीन ऑफ वाइन यार्ड, ये भी जूस के लिए अच्छी होती है, ये किस्म जूस बनाने के लिए अच्छी रहती है। नेक्स्ट इसके अलावा है अर्का श्याम, बेंगलोर ब्लू इनटू ब्लैक चंपा का क्रॉस है, ये डबल क्रॉपिंग के लिए अच्छी होती है, मतलब 2 बार अगर 2 फसलें लेनी है अपने को, ठीक है, साल के अंदर, तो उसके लिए अर्का श्याम उगाई जाती है। कुछ जगहों पे साल में 2 बार फसलें भी ली जाती हैं, याद रखना। अर्का श्वेता अनावे शाही इंटू थॉमसन सीडलेस का क्रॉस है, ये टेबल पर्पज़ के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा अर्का मजेस्टिक अनावे शाही इंटू ब्लैक चंपा का क्रॉस है। अर्का चित्रा, ये अंगूर कलान और अनावे शाही का क्रॉस है। इसके अलावा पूसा नवरंग, ये मेडलाइन एगेवाइन और इंटू रूबी रेड का क्रॉस है। इसके अलावा पूसा उर्वशी हूर इंटू ब्यूटी सीडलेस का क्रॉस है, हूर और ब्यूटी सीडलेस का, ठीक है, उर्वशी, और टॉलरेंट टू एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज जो इसकी किस्म है उससे रोदी किस्म है उसकी। उसके अलावा क्लाइमेट, ग्रेप्स आर सब ट्रॉपिकल फ्रूट, जो ग्रेप्स है अंगूर है वो सब ट्रॉपिकल फसल होती है, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। फॉरेस्ट इज हार्मफुल ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ स्टेज, जो पाला है वो नुकसानदायक होता है जब ये वृद्धि कर रहा होता है पौधा, उस समय हानिकारक है। हाई ह्यूमिडिटी एट मैच्योरिटी lower the sugar level, and on the other hand high temperature cause the grape skin to become thick। हाई ह्यूमिडिटी मैच्योरिटी के समय जो शुगर लेवल होता है उसको लोअर कर देती है, कम कर देती है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता होती है वातावरण की वो शुगर लेवल को कम कर देती है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर जो होता है, ज़्यादा तापमान, वो ग्रेप स्किन को बिकम थिक बना देता है, मोटी बना देता है। मतलब अंगूर का जो छिलका ऊपर वाला रहता है ना, खाने में थोड़ी सी आपको अजीब सी लगेगी, थोड़ा सा मोटा हो जाता है वो छिलका अगर तापमान थोड़ा ज़्यादा रहता है मैच्योरिटी के समय। विटिकल्चर इज़ वेरी सक्सेसफुल इन साउथर्न एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड हेयर 2 क्रॉप्स आर टेकन इन ए ईयर। विटिकल्चर है जहाँ अंगूर की खेती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है दक्षिणी भारत के अंदर और कुछ इंडिया के कुछ भाग के अंदर। वहाँ पे साल के अंदर 2 फसलें ली जाती हैं अंगूर की, ठीक है। जैसे मैंने अर्का श्याम बताया था वो डबल क्रॉपिंग के लिए सुटेबल है, वैसी किस्में इसमें कल्टीवेट होती हैं। सोयल पोरस लूज एंड वेल ड्रेन्ड एंड डीप, जो इसके लिए मिट्टी है वो पोरस होनी चाहिए, मतलब रंध्र युक्त होनी चाहिए, और ढीली होनी चाहिए, मतलब ढीली मिट्टी होनी चाहिए। इसके अलावा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए, और गहरी भी होनी चाहिए जो इसके लिए मिट्टी है। सैंडी एंड हैवी क्ले सोयल आर नॉट सुटेबल। सैंडी से मतलब है जो बालू होती है और जो बहुत ही भारी चिकनी मिट्टी होती है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, और सब प्रकार की मिट्टी में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। प्रोपोगेशन, ग्रेप्स आर मेनली प्रोपोगेटेड बाय हार्डवुड कटिंग। जो अंगूर है इसकी प्रवर्धन ज़्यादातर हार्डवुड कटिंग से किया जाता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग व्हेन द वाइन आर डोरमेंट द कटिंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 year old वुड।
जिसको अपने केन कह देते हैं। जनरली जब अंगूर की बेल सुसुप्त अवस्था में होती है, डोरमेंट होती है, उस समय कटिंग बनाई जाती है 1 साल पुरानी शाखा से, जहाँ केन से इसको काट के तैयार किया था। केन मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। मैंने केन पहले भी बताया था थोड़ा सा, तो कि केन पुराने साल की जो राइपन ब्रांच होती है, पकी हुई शाखा होती है, उसको केन कहते हैं। उससे बनाई जाती है कटिंग। इसमें कटिंग समझ गए होंगे, हार्डवुड कटिंग हिंदी में अपने कहें तो कठोर काष्ठीय कलम से ग्रेप की प्रवर्धन किया जाता है, ग्रेप का प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। और कटिंग तैयार कब करते हैं? जब डोरमेंट सीजन होता है, उस समय तैयार करते हैं। प्लांटिंग, पिट्स ऑफ साइज 75 टू 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आर डग। जो खड्डे होते हैं वो 75 से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आकार के खोदे जाते हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस इज कीप्ड 3 इंटू 3, 4 इंटू 3, 5 इंटू 3, 6 इंटू 3 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन वैरायटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सोयल टाइप, ट्रेनिंग सिस्टम्स। जो भी आप ट्रेनिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हो, जहाँ आप क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है वहाँ की, उसके हिसाब से दूरी 3 इंटू 3 मीटर भी रखी जाती है, 4 इंटू 3 मीटर भी रखी जाती है, 5 इंटू 3 मीटर भी, और 6 इंटू 3 मीटर भी रखी जाती है। वो किस्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ किस्में हैवी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। इसकी किस्में कुछ भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, ठीक है। प्लांटिंग इज डन फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। ज़्यादातर इसकी जो प्लांटिंग है वो जनवरी से जुलाई के अंदर की जाती है, अंगूर की प्लांटिंग, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग सपोर्ट द प्लांट बाय प्लेसिंग बैम्बू स्टिक 1.5 टू 2 मीटर लॉन्ग नियर द बेस ऑफ ईच प्लांट। जैसे ही प्लांटिंग कर देते हैं, पौधे को स्टिक जो होती है बैम्बू की, एक डंडी छड़ी होती है, उससे सहारा दिया जाता है। उस पौधे के पास में लगा के उस पौधे की अंगूर को बांध देते हैं उसके साथ। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स इज डन टू द सोयल आफ्टर प्रूनिंग। जो फर्टिलाइजर हैं और मैन्योर्स हैं, खाद और उर्वरक होते हैं, उनको प्रूनिंग के बाद मिट्टी में दिया जाता है। द डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन इज 15 टू 20 सेंटीमीटर। जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, वो 15 से लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई में, और 45 टू 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रंक डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ वाइन। और लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर, जैसे पौधे की आयु है उसके अनुसार। भाई हो सकता है कि पौधे की आयु कम है तो दूरी कम रखेंगे उसके ट्रंक से, ठीक है। अगर पौधा ज़्यादा एज का है तो उसमें उसकी दूरी ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, एज के हिसाब से, क्योंकि पौधे की जड़ों के हिसाब से उसके न्यूट्रिएंट मिल सकें, उसी हिसाब से उसकी दूरी रखी जाती है। पर ट्रंक के बिल्कुल साथ में नहीं देते, ट्रंक से दूरी पे 45 या फिर 60 सेंटीमीटर दूर दिया जाता है उर्वरक, बिल्कुल साथ में नहीं देते, ठीक है। NPK 46, 32 टू 50 ग्राम पर वाइन फर्स्ट ईयर एंड 100 किलोग्राम FYM। जो पहला साल होता है उस समय 46 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 250 ग्राम के अंदर है, मैं किलो बोल रहा हूँ, ग्राम के अंदर ग्राम प्रति वाइन दिया जाता है। मतलब एक पौधे को लगभग जो फर्स्ट साल होता है, पहला साल होता है, उस समय 46 ग्राम नाइट्रोजन और 32 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश के साथ 100 किलो गोबर की खाद देते हैं। दूसरे साल ये जो आपकी डोज होती है ये बढ़ जाती है 460, 480, 500 ग्राम पर वाइन सेकेंड ईयर, और साथ में 200 kg FYM। मतलब साथ में इस डोज के साथ में 200 किलो गोबर की खाद दी जाती है दूसरे साल, जब वेल बड़ी हो जाती है। और तीसरे साल उसकी डोज और बढ़ा देते हैं। उसके बाद वाले जो ईयर होते हैं उनके अंदर भी यही डोज फॉलो की जाती है, लगभग 750, 640 और 1000 ग्राम, ठीक है, प्रति वाइन के हिसाब से NPK, और साथ में 300 किलो गोबर की खाद प्रति जो वाइन होती है दिया जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर मिड फरवरी व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग द रेस्ट पीरियड इज ब्रोकन एंड बर्ड ब्रस्ट स्टार्ट। जो ज़्यादातर जब ये इसकी खाद और मैन्योर्स दिए जाते हैं वो ज़्यादातर मिड फरवरी के अंदर देते हैं, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर स्टार्ट टू राइज, मतलब जैसे ही सर्दी के बाद तापमान एकदम से खुलना स्टार्ट होता है बसंत ऋतु के अंदर, तो इसमें उस समय जो इसका बर्ड ब्रस्ट स्टार्ट होती है, मतलब कलियाँ खिलना स्टार्ट होती हैं,
उस समय खाद दी जाती है। दिस फॉलोड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर प्लस होल डोज ऑफ फास्फोरस पोटेशियम प्लस हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज डन। मतलब उस समय को पूरी गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा और साथ में आधी मात्रा नाइट्रोजन की उस समय देते हैं। एंड रिमेनिंग हाफ डोज इज गिवन आफ्टर 21 डेज ऑफ फर्स्ट। उसके बाद नाइट्रोजन की जो रिमेनिंग हाफ डोज बच जाती है, शेष रह जाती है जो नाइट्रोजन आधी मात्रा, वो उस पहली डोज के 21 दिन बाद फिर देते हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन 2 बार देते हैं और दूसरे सारे के सारे जैसे ही मिड फरवरी के अंदर स्टार्ट होती है, इसका रेस्ट पीरियड टूटता है, उस समय उसमें खाद देते हैं पौधे के अंदर। सिंचाई इरिगेशन, ग्रेप्स वाइन शुड बी इरिगेटेड आफ्टर प्रूनिंग एंड फर्टिलाइजेशन। ग्रेप वाइन को जो सिंचाई करते हैं वो जैसे ही प्रूनिंग के बाद और जब फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें सिंचाई करते हैं। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू इरिगेट ग्रेप वाइन एट ऑन इंटरवल ऑफ 5 to 7 days until the berries attain pea size। जब इसमें जो एसेंशियल होता है, ये कह लो कि एक तरीके से बहुत ही आवश्यक होता है सिंचाई करना 5 से 7 दिनों के अंतराल पर, जब बेरी पी साइज की, जब तक कि बेरी पी साइज की नहीं बन जाती, मतलब मटर के दाने के जितने अंगूर नहीं बन जाते, तब तक इसको 5 से 7 दिनों के अंतराल पर करते हैं। देयर आफ्टर इरीगेशन इज गिवन एट 10 days इंटरवल टिल मैच्योरिटी। इसके बाद जो सिंचाई करते हैं पी साइज के बाद, वो 10 दिनों के अंतराल पर करते हैं, जब तक कि फल पूरी तरह से पक नहीं जाते। स्टॉप इरिगेशन बिफोर 25 to 30 days ऑफ हार्वेस्टिंग। और लगभग 25 से 30 दिन पहले सिंचाई स्टॉप कर दी जाती है, तुड़ाई के 25 से 30 दिन पहले। ठीक है, 25 से 30 दिन पहले सिंचाई को स्टॉप कर दिया जाता है अंगूर के अंदर। उसके बाद है इंटरकल्चर। द वाइन यार्ड इज कीप्ड फ्री फ्रॉम वीड्स एंड शैलो मेल्टिंग इज डन आफ्टर एवरी 3 इरीगेशन। वाइन यार्ड के अंदर, ठीक है, अंगूर का जो खेत होता है उसके अंदर उसको वीड फ्री रखा जाता है, उसमें खरपतवार नहीं होने दिए जाते, और साथ में एक हल्की उसमें मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग समझते हो गए, पलवार जिसको कह देते हैं, पत्तियां और उससे जमीन को ढका जाता है। मल्चिंग शुड बी डन विद ए थिक 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ पैडी हस्क एंड पैडी स्ट्रॉ। जो मल्चिंग करते हैं वो 10 सेंटीमीटर मोटी ये कह लो कि पैडी हस्क जहाँ भूसा है, जहाँ उसकी जो स्ट्रॉ है, उससे किया जाता है। पैडी जो, ठीक है, धान की जो पुआल होती है उससे खेत के अंदर बिछा देते हैं, लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी लेयर के रूप में। ठीक है, उससे करते हैं। सीमाजीन एंड डायूरॉन 2 to 3 kg पर हेक्टर कैन बी यूज्ड एज ए प्री इमर्जेंस वीड्स। सीमाजीन या फिर डाइजूरन जो एक वीडीसाइड है, इन दोनों को 2 से 3 किलो पर हेक्टर के अंदर यूज किया जाता है। इमरजेंस से पहले, उगने से पहले इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ बेरी क्वालिटी इन ग्रेप्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ बेरी क्वालिटी मतलब बहुत से कल्चर ऑपरेशन है जो अंगूर की जो बेरी होती है, यानी कि अंगूर लगते हैं गुच्छे के अंदर, उनके साइज़ को, उसकी क्वालिटी को, उसकी मिठास को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रेंट, फोलियर स्प्रे ऑफ बोरोन ए वीक बिफोर फ्लोवरिंग एंड अगेन इन फुल ब्लूम इन थॉमसन सीडलेस एंड भोकरी वाइन promote the synthesis of protein and RNA in leaves and increase sugar in grape berries। माइक्रोन्यूट्रेंट जो है बोरोन की अपने फ्लोवरिंग से एक वीक पहले, एक सप्ताह पहले अगर अपने बोरोन का छिड़काव करते हैं और फिर दूसरी बार उसी का छिड़काव फुल ब्लूम स्टेज पे करते हैं, जब पूरी तरह से उस पर पुष्पन हो रखा है, उस समय करते हैं, थॉमसन सीडलेस और बोकरी किस्म के अंदर स्पेशली। ठीक है, बोरोन का अगर अपने एक तो फ्लोवरिंग से एक सप्ताह पहले, फिर दूसरा छिड़काव जब पूरी तरह से फ्लोवरिंग आ रही है उस समय अगर छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पत्तियों के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए का सिंथेसिस बढ़ जाता है। ये दोनों चीज़ें उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंथेसिस होने लग जाती हैं, संश्लेषित होने लग जाती हैं, जिससे ग्रेप बेरीज के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, इंक्रीज शुगर इन ग्रेप बेरीज। ठीक, नेक्स्ट होती है दूसरा ऑपरेशन, थिनिंग। इन ए थिनिंग ऑपरेशन पार्ट of the vine is removed before flowering or after fruit set, such as the entire flower bunch or part of the bunch। Thinning operation increase the size and quality of fruit berry। Thinning can be done easily by applying GA3
एट 50 to 75 ppm। थिनिंग ऑपरेशन क्या होता है? थिनिंग से मतलब है कि पौधे का कोई भाग को काट के हटा देना, जहाँ तो वो फ्लोवरिंग से पहले या फिर जब पूरी तरह से फल सेट हो चुके हैं उसके बाद उन चीज़ों को हटाना। यानी कि जहाँ तो उसमें से उस समय पूरा का पूरा जो फ्लावर बंच होता है, फूल का गुच्छा लगा हुआ होता है, उसको हटा देना, या फिर उस गुच्छे में से कुछ पार्ट को हटा देना, कुछ भाग को हटा देना, वो आपकी थिनिंग कहलाती है। तो इससे क्या होता है इस ऑपरेशन से? एक तो आपके जो साइज होता है बेरी का वो बढ़ जाता है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसकी इसे करने के लिए आप, यानी कि इसको जरूरी नहीं कि आपको काट के ही उस चीज़ को अलग करना है, इसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर सकते हो 50 से 75 ppm का। ये भी आपका जो साइज है और क्वालिटी है बेरी की उसको इंक्रीज कर देती है थिनिंग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ग्रिडलिंग, ये भी एक कल्चरल ऑपरेशन है ग्रिडलिंग। दिस इज डन बाय रिमूविंग द बार्क इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग ऑफ 3 to 6 mm फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेज। मैंने पहले भी ग्रिडलिंग के बारे में बताया था। ग्रिडलिंग क्या होता है? जो तने होते हैं और शाखाएं होती हैं जिन पे फ्रूटिंग हो रही होती है, वहाँ से 3 से 6 mm मोटी रिंग के आकार की छाल को हटा देते हैं, छाल छाल को हटा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वो जड़ों तक नहीं जाता, वो पूरा का पूरा फलों के अंदर ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी बनती है वो वहीं पे इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। इट इंक्रीज फ्रूट सेट, इससे क्या होता है कि फलों का जो सेट होता है वो भी ज़्यादा होते हैं। इंक्रीज बेरी साइज, इससे जो बेरी का अंगूर का साइज होता है वो भी बढ़ जाता है। एंड मेक बेरी मैच्योर अर्ली, और इससे जो परिपक्वता होती है, फलों की परिपक्व होते हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। नॉट रिकमेंडेड फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसको वैसे इंप्रूवमेंट के रिकमेंडेड नहीं किया गया है। ग्रिडलिंग को ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसमें छाल का नुकसान होता है पौधे का, तो इसको रिकमेंड नहीं किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है पिंचिंग एंड टॉपिंग। पिंचिंग होती है, पिंचिंग इज डन बाय रिमूविंग द टेंडर शूट टिप ऑफ द ब्रांच। टेंडर शूट टिप को हटाना, 3 से 4 सेंटीमीटर शाखा को ऊपर से जो मेन टिप होता है ना, शीर्ष होता है, उसको हटा देना, ठीक है। उसको टिप पिंचिंग कहते हैं। और टॉपिंग भी सेम ही प्रोसीजर है, कोई खास अंतर नहीं है। टॉपिंग थोड़ा सा ज़्यादा शाखा को, लंबी शाखा को काटना, तोड़ना, वो टॉपिंग कहलाता है। टॉपिंग इज डन बाय रिमूविंग 10 to 12 सेंटीमीटर और मोर ऑफ द शूट टिप और टर्मिनल पार्ट। शूट टिप या टर्मिनल पार्ट को 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे पार्ट को हटाना, वो टॉपिंग कहलाता है। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर का हटा रहे हो तो इसको पिंचिंग कह देते हैं, क्योंकि ये तो हाथ से ही काटा जाता है। और जो 10 से 12 है, इसको काटने के लिए जहाँ तो आपको स्केटियर चाहिए होगा या फिर आप चक्कू से उस शाखा को काटोगे, ठीक। और इसके अलावा जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, जो इसका पार्ट 2 होगा, उसके अंदर बताऊंगा नेक्स्ट, ठीक है। और फिर अपने ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से यूज़ होते हैं। वैसे मैंने ज़्यादातर तुम्हें बता दिया, सी का भी बता दिया, जिब्रेलिक एसिड का भी बता दिया कि क्यों, कहाँ पे यूज़ होते हैं और क्या ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर योगदान देते हैं। तो ग्रेप बेरीज ग्रोन इन 3 स्टेजेस। ग्रेप बेरीज होती हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ग्रेप बेरीज ग्रोन इन 3 स्टेज, जो अंगूर बनते हैं, ठीक है, वो उनकी 3 स्टेज के अंदर वो अपना विकास करता है। ग्रेप बेरीज समझ गए, हो गया सिंगल अंगूर, ठीक है। वो 3 स्टेज के अंदर बनता है। फर्स्ट एंड थर्ड फेज आर फास्ट, जो इसकी पहली और तीसरी अवस्था होती है वो बहुत ही तेज होती है। पहले जब फ्रूट सेट होता है, ठीक है, उसके बाद एक बार जो सेकंड स्टेज होती है वो स्लो हो जाती है, फिर जो तीसरी स्टेज होती है फिर वो फास्ट होती है, बहुत जल्दी से वो उसके बाद डेवलपमेंट होता है। जो सेकंड एंड द सेकंड इज वेरी स्लो, जो सेकंड स्टेज होती है वो बहुत ही स्लो होती है, विच इज कॉल्ड द लैग फेज। जो स्लो फेज होती है सेकंड वाली, उसको लैग फेज कहते हैं, ठीक है। 3 स्टेज के अंदर बेरी का विकास होता है, बेरी बनती है, परिपक्वता तक पहुंचती है। पहली और तीसरी बहुत तेज होती है, जबकि जो दूसरी होती है फेज बहुत ही स्लो होती है, जिसको लैग फेज कहते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एंडोजिनस ग्रोथ इनिबिटर इन द लैग फेज। एंडोजिनस मतलब उसके अंदर ही जो ग्रोथ रेगुलेटर, ऐसे ग्रोथ इनिबिटर बनते हैं पौधे के अंदर, ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं लैग फेज के अंदर, जिसके कारण वो इतनी ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। भाई पौधे के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन तो बनते ही रहते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते ही हैं, ठीक है। उनके कारण जो इनिबिटर होते हैं, मतलब इनिबिटर से मतलब जो ग्रोथ को एक तरीके से कम करते हैं, बढ़ने नहीं देते, ऐसे ग्रोथ हार्मोन बन जाते हैं, जिनके कारण उस समय बेरी का
जो उस स्टेज के अंदर बेरी जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं करती, धीरे ग्रोथ करती है उन इनहिबिटर के कारण, ग्रोथ इनहिबिटर्स के कारण। ठीक है, तो लैग फेज इसलिए स्लो होती है। ट्रीटमेंट ऑफ बेरी बंच विथ 250 एंड 500 ppm इथेरल ड्यूरिंग द लैग फेज इंक्रीज बेरी साइज, इंप्रूव क्वालिटी एंड एक्सिलरेटिंग राइपनिंग। उस समय लैग फेज के अंदर 250 से 500 ppm इथेरल का अगर अपने पौधे का बेरी का ट्रीटमेंट करते हैं इससे लैग फेज के अंदर, तो बेरी का साइज भी बढ़ जाता है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है, और इससे राइपनिंग जो होती है, मैच्योरिटी, वो भी जल्दी होती है, मतलब फल जल्दी पक जाते हैं अगर उस समय पे अपने इथेरल का छिड़काव करते हैं तो। फिर है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। बीइंग ए नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स, ग्रेप्स आर हार्वेस्टेड ओनली आफ्टर दे आर फुली राइप ऑन द वाइन। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ग्रेप्स नॉन क्लाइमेटिक होता है, इसको पूरी तरह से पकने के बाद ही पौधे से तोड़ते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द साइन दैट इंडिकेट द राइपनिंग ऑफ मैनी ग्रेप बेरीज। ये कुछ साइन है जो बेरी के पकने को शो करते हैं कि भाई अपने को कैसे पता चलेगा, यानी कि एक तरीके के मैच्योरिटी इंडाइसेस हैं जो अभी मैं नीचे बता रहा हूँ। एक तो है फॉर्मेशन ऑफ वैक्सी लेयर ऑन द स्किन ऑफ द बेरी, जैसे मैंने पहले बताया था, जिसको क्यूटीन कहते हैं। ठीक है, एक वाइट कलर की लेयर बन जाती है अंगूरों गुच्छों अंगूर के ऊपर। ठीक है, वैक्स लाइक एक मोम जैसी वाइट कलर के अंगूर हो जाते हैं जब वो पक जाते हैं, तब अंगूर तोड़ लेने चाहिए। पहला तो साइन होता है। दूसरा साइन होता है द बेरीज बिकम सॉफ्ट, और जो उसमें अंगूर होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, कोमल, जहाँ कह लो कि दबने लग जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करोगे वो दब जाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट हो जाते हैं पहले की तुलना में। देयर इज ए चेंज इन द कलर ऑफ बेरीज एंड द स्टेम ऑफ द क्लस्टर टर्न ब्राउन। जो बेरी का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और जो स्टेम होता है, यानी कि गुच्छे के अंदर अंगूर लगे रहते हैं, जो छोटे छोटे तने रहते हैं, वो भी ब्राउन कलर का हो जाता है। पहले वो जब कच्चा होता है ना, वो ग्रीन कलर का रहता है तना, जो अंदर वाला गुच्छे के अंदर जो छोटे छोटे तने रहते हैं ना, जिससे अंगूर एक अंगूर जुड़ा रहता है, वो चीज़ ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही मैच्योर हो जाता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। उसके अलावा जो फिर आगे जो साइन होता है वह तो बेरीज आर इजिली डिटैच्ड फ्रॉम द स्टेम बाय पुलिंग। अगर अपने अंगूर को जल्द एकदम से मतलब इसको तोड़ना चाहेंगे तो आराम से वो अंगूर गुच्छों से अलग हो जाएंगे, मतलब उन अंगूरों को आप आराम से तोड़ सकोगे। कच्ची अवस्था में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा द सीड्स आर इजिली सेपरेटेड फ्रॉम द पल्प एंड द सीड बिकम ब्राउन इन कलर। जो बीज होते हैं उसके अंदर, फ्रूट के अंदर, मतलब बेरीज के अंदर, अंगूर के अंदर, वो बीज पल्प से अलग हो जाते हैं, मतलब उसके साथ पल्प चिपकी हुई नहीं रहती। पहले जब कच्चा होता है तो पल्प उसके साथ बीज की आपको दिखाई देगी कि अंगूर के बीज अलग करने बहुत ही मुश्किल होंगे, और जैसे ही वो पक जाएंगे वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे अंगूर, और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो ब्राउन कलर के हो जाएंगे बीज। इसके अलावा मोस्ट बेरीज आर स्वीट इन टेस्ट, और ज़्यादातर जो अंगूर होंगे वो मीठे स्वाद के अंदर मीठे हो जाएंगे। बेरीज जूस बिकम थिक, और बेरी का जो अंगूर का रस होगा अंदर वो गाढ़ा हो जाएगा। एंड हैज़ ए TSS ऑफ 18 to 20 डिग्री ब्रिक्स, और उसका जो TSS होगा वो 18 से 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। ईल्ड जो इसकी है, उपज है, वो 6 से 10 टन पर हेक्टर है, मतलब जो इसकी उपज होती है अंगूर की वो 6 से 10 टन पर हेक्टर होती है। अपने इसके बाद जो भी टॉपिक है जैसे प्लांट प्रोटेक्शन मेजर है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग प्रूनिंग, अपने 3 टॉपिक रह गए हैं वो अपने इसके पार्ट सेकंड के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग प्रूनिंग किस प्रकार से, क्योंकि इसके स्पेशल सिस्टम है ट्रेनिंग के लिए, जैसे बोवर सिस्टम है, ठीक है, टेलीफोन सिस्टम है, हेड सिस्टम है, तो अपने उसको डिटेल से करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना हो, उन चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू।